चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 करने के बाद चैप्टर 2 और 3 का जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसी में से मैं एक बार आपको जो है गो थ्रू करवा दूंगी। चलिए चैप्टर नंबर 3 करते हैं। चैप्टर नंबर 3 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल। ऑपरेशनल सिस्टम मीन्स, डिजाइनिंग मीन्स जो भी आप ऑपरेशन करोगे, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड करोगे, उसका क्या डिज़ाइन रखोगे, जिसके थ्रू प्रोवाइड करोगे। अगर कोई प्रोडक्ट है, पहले तो आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन करोगे। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, मैन चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो आप डिसाइड करोगे और किस प्रोसेस के थ्रू बनेगा उसको डिसाइड करोगे। इट मीन्स कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा। प्रोडक्ट का डिज़ाइन बहुत मैटर करता है, इसके बारे में सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कैसा प्रोसेस हम डिज़ाइन सोचेंगे, जहाँ उसमें से, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जॉब शॉप प्रोसेस होता है, आपका प्रोडक्ट प्रोसेस होता है, आपका रेपिटेटिव प्रोसेस होता है, बहुत सारी प्रोसेसेस है। किस प्रोसेस के थ्रू हमारा प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये बिल्कुल इंटायरली थोड़ा सा डिफरेंट सा टॉपिक है। क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, इसके साथ कोरिलेट कैसे है, क्योंकि डिज़ाइनिंग के टाइम हमें देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कितना है। अगर डिज़ाइन चेंज कर दो तो लाइफ साइकिल को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन कौन कौन से प्रोसेस सिलेक्शंस जो हैं, जब प्रोसेस की चॉइसेस है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के सभी टॉपिक्स हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो पहले उसका डिज़ाइन सोचोगे। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होंगे, राइट इस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होंगे, इसको कैसे प्रोड्यूस्ड किया जाएगा, मींस कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से प्रोसेसेस का यूज़ किया जाएगा। अब उन प्रोसेसेस को कैसे अरेंज किया जाएगा, मींस हम अपना प्रोडक्शन सिस्टम कैसा रखेंगे। मींस 3 बातें होती हैं जब हम प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में सोचते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या डिसाइड करते हैं कि हमारे जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। सेकंड, क्या सोचा जाता है कि उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे उसको प्रोड्यूस करेंगे। और थर्ड, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारा प्रोडक्शन सिस्टम कैसा होगा, प्रोड्यूस कौन कौन से प्रोसेस, कौन सी टेक्नोलॉजी, उनको कैसे अरेंज करना है ताकि जो आपका प्रोडक्शन है वो इफेक्टिवली हो सके। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन सिस्टम। 3 बातें सोचनी है आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन में। जब आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन, ऑब्वियसली अगर आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन बहुत अच्छा होगा, मीन्स आपने ऐसा डिज़ाइन किया, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसा मटेरियल जो है आपने डिज़ाइन में बताया कि ये मटेरियल यूज़ करेंगे तो ऐसी लुक आएगी और इसमें ये फीचर्स होंगे। अगर आपने लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट बनाया है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग भी इजीली हो पाएगी। और उससे क्या होगा कि आपका जो लेबर है जो प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, अगर लेस कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होगा और इजीली असेंबल्ड होगा तो क्या होगा कि फास्ट प्रोडक्शन होगी, लेबर की भी एफर्ट्स कम लगेंगे, उसकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। तो एक प्रोडक्ट डिज़ाइन आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो देखिए प्रोडक्ट डिज़ाइन हम करते क्यों हैं, या तो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, जैसे टाटा अपनी कार्स में चेंज करता रहता है, एप्पल अपने फ़ोन्स में चेंज करता रहता है, उसके डिज़ाइन, उसके लुक को चेंज करता रहता है। अभी येलो कलर का फ़ोन भी आया। क्यों करते हैं ऐसे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में चेंज क्यों करते हैं? मैंने एक फ़ोन ले लिया, मान लो उस कंपनी ने कोई चेंजेस नहीं किया, एप्पल ने चेंज करना छोड़ दिया, चाहे वो फीचर ऐड करे ना करे, न्यू कलर ले आती है। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उनकी जो सेल है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फ़ोन है वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई तो कर रहा है, पर कस्टमर जो है वो कुछ नया एवरी टाइम चाहता है, तो इसलिए डिज़ाइंस में चेंज किया जाता है। इवन आप अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल्स में देख लो, जहाँ जो भी मेयोनीज़ वगैरह आती है उनकी बॉटल्स में भी के डिज़ाइंस में भी चेंज होता रहता है कि आपको एक डिफरेंट टाइप की लुक, या टॉफ़ीज़ है, टॉफ़ीज़ के रैपर्स भी चेंज होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डेयरी मिल्क है, उसका डिज़ाइन चेंज होता रहता है। अभी उसी में था ना, एक हार्ट बना हुआ आता है पूरी चॉकलेट में, तो दैट इज़ ए डिज़ाइन कि एक कस्टमर को ना न्यू लुक दे, जिससे वो उसको जो है उसकी वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेज़ करे।
या और क्यों हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन या रीडिज़ाइन करते हैं, डिपेंड अपॉन कि जो अर्लियर प्रोडक्ट था वो उसमें सेफ्टी कम थी या वो पावर कंजम्पशन बहुत करता था। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम जो पहले बल्ब यूज़ करते थे तो कुछ ऐसे बल्ब होते थे पहले वाले बल्ब, राइट, तो ये एनर्जी बहुत कंज्यूम करते थे और इनका जो लाइफ स्पैन था ना वो भी ज़्यादा नहीं था, राइट, और इसमें जो लाइक सेफ्टी भी कम थी। और यहाँ पर जो है एक तो ये लाइट कम देते थे तो ज़्यादा वॉट का लगाते थे तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती थी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए न्यू प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया जिसमें न्यू टाइप के मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया गया। बट जब भी डिज़ाइन करते हैं ना तो देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं क्या न्यू डिज़ाइन पर भी जो है यूज़ हो सकते हैं, नहीं तो सारे इक्विपमेंट्स जो है फैक्ट्री को चेंज करने पड़ेंगे, कॉस्ट और ज़्यादा आ जाएगा। तो जब भी न्यू डिज़ाइन किया जाता है ना तो देखा जाता है कि कुछ इसमें जो पार्ट है ना वो सिमिलर रहने चाहिए। जैसे ये देखिए, ये वाला पार्ट सिमिलर है, इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं ना वो यूज़ हो जाएंगे। और इवन यहाँ पर सिमिलर है तो जो कस्टमर को जब चेंज करना पड़ेगा ना, मीन्स इस बल्ब से इस बल्ब में स्विच होना पड़ेगा, वो भी इजीली हो पाएगा, उसको भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी। और इवन उसको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, कम रेट पे मिलेंगे और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इसलिए हम प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन या डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन मीन्स कि ऑलरेडी हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उसका डिज़ाइन। तो ये सब होता है जो हम ध्यान में रखते हैं कि प्रोडक्ट डिज़ाइन या रीडिज़ाइन क्यों किया जाता है। कहता है व्हाट डज प्रोडक्ट डिज़ाइन डू, क्या करता है डिज़ाइन, करता क्या है। देखो, कस्टमर की नीड को ट्रांसलेट करता है, किसके, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो क्या करता है, ट्रांसलेट कस्टमर नीड्स एंड वांट्स इनटू प्रोडक्ट। जो भी उसकी नीड है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर दिया। जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप ले लो कि आप जैसे घर में PS5 वगैरह खेलते होगे, हैं, एक्सबॉक्स होगा। अब क्या नीड होती है, ठीक है, हम बाकी सभी बातों की तो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, बट जब आप ये गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आपकी नीड क्या होती है कि एक ऐसा जो है कंट्रोल होना चाहिए आपके हाथ में जिससे ईजिली गेम को खेला जा सके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये रिमोट कंट्रोल है आपका, राइट। अब इसको डिज़ाइन किया जाएगा, क्या ध्यान में रखा जाएगा, कस्टमर की जो भी नीड है, नीड क्या है कि वो इजीली जो है कार को इधर उधर कर सके, ठीक है, उसको जंप कर सके। तो बटन कितनी दूरी पे होने चाहिए, आपने देखा होगा कुछ रिमोट कंट्रोल है उनमें ये बटन यहाँ पर होते हैं, डिपेंड अपॉन आप कितना इजीली फील करते हो, यहाँ ज़्यादा इजी फील करते हो या यहाँ पर। अगर कंपनी को लगेगा कि यहाँ पर कस्टमर को जो है वो ज़्यादा इजी नहीं लगता, अगर यही यहाँ पर होता तो ज़्यादा इजी लगता, तो उसके लिए वो इसको रीडिज़ाइन करता। अब जब भी वो डिज़ाइन करेगा वो देखेगा कि इसका वेट कितना रखना है, अच्छा दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, और कस्टमर को जो है हैंडल करने में भी इजी रहे, तो इसको पकड़ना काफ़ी इजी होता है, इससे गेम खेलना काफ़ी इजी होता है। मैम आप PS5 खेलते हो? नहीं, मैं नहीं खेलती, मेरा बेटा खेलता है, राइट। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन मीन्स पहले तो हम देखते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, उसको हम जो है कन्वर्ट करते हैं किसमें, किसी प्रोडक्ट या सर्विस में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, जो प्रोडक्ट डिज़ाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और क्या एक्टिविटी होती है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कस्टमर की नीड को किस में चेंज करना, प्रोडक्ट में चेंज करना। जहाँ किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना उसको रिफाइन करना, जैसे मैंने बल्ब की एग्जांपल दी, किसकी एग्जांपल दी, बल्ब की, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। यहाँ हो सकता है कि कोई ऐसी नीड है जो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुई, उसके लिए आप न्यू डिज़ाइन जो है वो बना रहे हो, फिर आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्शन, वो सब कुछ सोचना पड़ेगा। फिर आप देखते हो कि क्या क्वालिटी गोल्स रखने हैं। जब जो ट्रेडिशनल बल्ब है उससे हम LED बल्ब पर आए तो क्वालिटी कंट्रोल कितने रखने हैं, मीन्स उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए वो ध्यान में रखते हैं। उसको कितनी कॉस्ट में हमने बना लेना है, कॉस्ट टारगेट्स रखते हैं, मीन्स अकाउंटिंग पार्ट देखते हैं। फिर उसका एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया जाता है, देन उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन को डॉक्यूमेंटेशन कर दिया जाता है। दोबारा से कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करता क्या है, वो कस्टमर की नीड को प्रोडक्ट या सर्विस रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करता है, राइट। वो देखता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में को रिफाइन करना या न्यू प्रोडक्ट को बनाना है, जहाँ उस फिर डिसाइड किया जाता है कि उसकी कितनी क्वालिटी। देखो इतना हाई क्वालिटी भी मत रख दो कि जिसकी रिक्वायरमेंट ही ना हो,
आपको पता है कि हमारे फ़ोन में बहुत सारा मटेरियल है, पहले काफ़ी नोकिया जो है काफ़ी मतलब मैं ऐसा कह लो कि ऐसा मटेरियल यूज़ करता था जो 7 to 8 ईयर्स तक भी उसको कुछ ना हो, बट इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, तो आपको क्वालिटी कंट्रोल गोल्स रखने पड़ेंगे कि इतना क्वालिटी होना चाहिए प्रोडक्ट का। देन आफ्टर दैट आप कॉस्ट कि इतनी कॉस्ट में अब न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम ट्रेडिशनल बल्ब से एलईडी पे जा रहे हैं तो इतनी कॉस्ट में वो है जो अचीव होना चाहिए। फिर एक प्रोटोटाइप वो उसका बना के चेक करते हैं, उसकी सारी जो भी स्पेसिफिकेशन है उनको डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं। ये हम करते हैं, क्या करता है ये हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन इन जो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। रीज़न क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम न्यू प्रोडक्ट अगर डिज़ाइन करते हैं तो हो सकता है कि हम न्यू प्रोडक्ट क्यों आता है कि हमें कंपटीशन में बने रहना है, तो हम कोई भी न्यू प्रोडक्ट लेके आते हैं। और हो सकता है जो अर्लियर प्रोडक्ट है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसमें कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, उसमें एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, या कंजम्पशन एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, या कस्टमर जो है उसको जब यूज़ करता है तो वो ज़्यादा सेफ़ प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए उसमें चेंज करते हैं। जब वारंटी पीरियड जो है उसमें रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो भी उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। दीज आर सम रीजंस जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, राइट। क्या ऑब्जेक्टिव है, कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रही है, देखो पहले आपने देखा होगा ना टोमेटो केचप, पहले उसका डिज़ाइन ऐसा था, अब ऐसा कर दिया, ठीक है। कोई भी अपनी कंपनी जो है प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन क्यों करती है या डिज़ाइन क्यों करती है, ऑब्वियसली रीडिज़ाइन क्यों करेगी कि हो सकता है पहले डिमांड कम थी। अब देखो इस बॉटल को हैंडल करना ना बड़ा मुश्किल होता था, हमारे घर में तो आती थी तो टूट ही जाती थी, और इसको ओपन करना, अरे पहले तो वो ढूंढो, घर में पता ही नहीं लगता कि ओपनर पड़ा कहाँ है, तो उसी में काफ़ी टाइम निकल जाता था। अच्छा एक बार ओपन कर लिया तो बंद करने में बड़ी दिक्कत आती थी, राइट। इसको अगर हमने डालना होता था किसी भी कह लो कि समोसा पर डालना है या किसी पे भी डालना है तो एकदम से बहुत ज़्यादा आ जाता था, क्योंकि आगे जो है काफ़ी वाइड होता था, इसका जो वो ऊपर का एरिया होता था काफ़ी वाइड है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स आ रही थी तो कंपनी ने इसको रीडिज़ाइन किया। अब देखो ये बॉटल को ना हैंडल करना बहुत ही ईजी है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि अगर बच्चे ने गिरा भी दी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाते हैं तो उसको कोई हार्म पहुंचेगा, और सेकंड इसको यूज़ करना काफ़ी कन्वीनियंट है, और इसमें जो मटेरियल लगा है वो इसके कंपैरेटिवली कम रेट पर आता है। तो दीज आर द रीज़न कि उनको रीडिज़ाइन करना पड़ा। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन क्यों करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाए, राइट। उससे क्या हो, कंपनी चाहती क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करना, तो क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट जनरेशन, जहाँ जो भी वो चाहती है वो क्वालिटी को जो है अचीव कर पाए, और अपने टाइम और कॉस्ट को मिनिमम है, इसमें टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगी कंपनी की इस डिज़ाइन में, और अपने और प्रोडक्ट की इसके कंपैरेटिवली ये बॉटल जो है आपको कम कॉस्ट पे भी मिलती है। कंपनी की कॉस्ट कम होगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी, और उसकी इंश्योर करता है कि उसको प्रोड्यूस करना जो है वो ईजी हो पाए, ईजिली उसको प्रोड्यूस किया, मीन्स वो प्रोसेसेस जहाँ वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इजीली उसको प्रोड्यूस कर पाएँ। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, कि प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी को मीट करे, हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो पाए, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो पाए, और उसको इजीली प्रोड्यूस किया जा सके। ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन के। जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है तो कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं किसी कंपनी के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन करने लगी, मान लो ये पेन डिज़ाइन करना है, राइट, जो स्टाइलस है, इसको डिज़ाइन करना है जी कैसा होना चाहिए, कैसा भी हो सकता है। देखो पहले जो स्टाइलस आते थे, मैं आपको दिखाती हूँ, जो पहले स्टाइलस आता था कुछ ऐसा होता था, ठीक है, ऐसा होता था। अब क्या होता था ना, इसमें दिक्कत क्या है, ये प्लेन सा है, इसको हम पकड़ते थे तो वो हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं। अब यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही ईजिली लिखा जा सकता है, और अच्छी हैंडराइटिंग भी आती है। मेरी नहीं आती क्योंकि मेरी वैसे ही गंदी है, राइट। तो मीन्स जब भी कोई कंपनी, मान लो कि मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रही हूँ, तो मैं देखूँगी कि प्रोडक्ट को कैसा है, इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, वो चेक किया जाएगा कि इसमें क्या क्या दिक्कत है। इसमें एक सेल डालता है, ठीक है, एवरी टाइम जो है कस्टमर को सेल जो है डालना पड़ता था, उसका कॉस्ट जो है इंक्रीज होता था। अब क्या किया, न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, एक तो ईजिली हैंडल हो जाए, ज़्यादा थिकनेस रखूँगी तो हैंडल करने के लिए कम, मतलब
ईजिली नहीं हो पाएगा। कम रखूँगी तो जो भी इसके अंदर जो है कंपोनेंट्स लगाने हैं वो लग नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इससे स्मॉल कंपोनेंट्स आते नहीं, अवेलेबिलिटी भी देखनी है आपको। ओके, और ऐसा होना चाहिए कि ऑब्वियसली कि पेन से लिखते हैं तो हीट भी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करेगा, तो मीन्स ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा एयर भी पास होना चाहिए और इजीली चार्जेबल भी होना चाहिए, इसलिए उन्होंने चार्जिंग पॉइंट यहाँ रख दिया। ये देखो चार्जिंग पॉइंट यहाँ रख दिया। इसको जो है दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, इसलिए चार्जिंग पॉइंट दिखे ना तो इसको ऐसे क्लोज करोगे तो वो चार्जिंग पॉइंट दिखेगा नहीं, दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए। हाँ, ये जो भी टेक्नोलॉजी ये यूज़ हो रही है, चाहे जो कंपनी प्रोड्यूस करेगी, उसके पास वैसे प्रोसेसर्स भी होने चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जब प्रोडक्ट को हम डिज़ाइन करते हैं कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो प्रोडक्ट के डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे यहाँ पर दिक्कत आती थी इसको चलाने में, इसमें कॉस्ट मेरा ज़्यादा लगता था और वो हैंड राइटिंग भी नहीं आती थी। तो जब भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करूँगी तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल होना चाहिए। सेकंड कौन सा है? कन्वीनियंस ऑफ द ऑपरेटर और यूज़र। द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सच एज मशीन और टूल्स ऐसे डिज़ाइन होने चाहिए कि उनको हम कन्वीनियंटली यूज़, मतलब चाहे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करें, डिज़ाइन तो हर एक में होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की वो ऐसे डिज़ाइन किए होने चाहिए। यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात की है कि उसको आप ऐसा बनाओ कि वो ईजिली जो है उनको यूज़ किया जा सके। मीन्स ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ने के लिए इतना ऐसा मटेरियल यूज़ कर दिया कि वो पकड़ने के लिए इतने हैवी हैं, जैसे मैंने आपको रिमोट कंट्रोल की एग्जांपल दी, राइट, वो इजीली हैंडल किए जा सके। ट्रेड ऑफ बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्म। अब आपने बना तो दिया, उसमें एक प्रोडक्ट है, उसमें सारे फीचर्स हैं, बट वो दिखने में ही नहीं अच्छा लग रहा, अट्रैक्टिव नहीं है। क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, जब तक आपकी आइज़ को अपील नहीं करेगा, आपको अपील नहीं करेगा, आप उसको बाय नहीं करोगे। तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए, जो उसके फंक्शंस हैं, जो वो दिखने में लगता है, दोनों में बैलेंस्ड करना है। थर्ड, जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करें तो देखें कि उसमें कैसा मटेरियल यूज़ हो। आपने डिज़ाइन कर दिया और बता दिया कि इसमें ये मटेरियल और वो अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसे मटेरियल डिज़ाइन करते वक्त वैसा मटेरियल आप डिज़ाइनिंग में रखें जो ईजिली अवेलेबल हो। और कैसे कैसे वर्क्स, मेथड एंड इक्विपमेंट्स हैं कंपनी में, वो कैसे प्रोसेस करते हैं प्रोडक्ट को, कैसी कैसी उनके पास मशीनरी है, वो ध्यान में रखना है जब भी आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। और डिज़ाइनिंग ऐसी होनी चाहिए, आप ऐसे फीचर्स रखो जो कम कॉस्ट में जो है इंस्टॉल किए जा सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। मीन्स कॉस्ट और प्राइस दोनों में बैलेंस होना चाहिए कि जितना कॉस्ट लग रहा है उतना हमें बेनिफिट भी मिलना चाहिए। डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा, पर जितना आप उस पर कॉस्ट लगा दोगे कस्टमर उतना पैसा देने के लिए रेडी नहीं होगा। तो आपको उतने ही फीचर्स रखने हैं, उतनी कॉस्ट लगानी है जितना कस्टमर जो है वो रेडी हो देने के लिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए, बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए। मीन्स आपको ये देखना है कि जब आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हो तो कितनी क्वालिटी जो है वो इसमें आनी चाहिए। अगर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग आप वहाँ पर एक टॉलरेंस बैंड देते हो कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इसमें कितना चेंजेस किया जा सकता है, कि हमने ये मटेरियल रखा, अगर इसको जब आप मैन्युफैक्चर करते हो तो बहुत ज़्यादा अगर कॉस्ट आ रही है तो इतना टॉलरेंस बैंड है, आप इस मटेरियल में इतना कमी कर सकते हो, इसके प्लेस पे दूसरा मटेरियल लगा सकते हो। तो ये ध्यान में रखना होता है। प्रोसेस कैपेबिलिटी, आपको ये भी देखना होता है कि जो प्रोसेसेस जो हमने डिज़ाइन बनाया है, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं कंपनी के, क्या वो इस डिज़ाइन को सपोर्ट कर सकते हैं? क्या कंपनी को सारे प्रोसेसेस चेंज तो नहीं करने पड़ेंगे? तो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस क्या है कंपनी के, वो भी ध्यान में रखना पड़ता है जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो। और उसका ये इफेक्ट क्या पड़ेगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, इसमें भी वो बल्ब की एग्जाम्पल याद रख लो कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को आपने एक्सचेंज किया LED से। अब आप देखेंगे कि क्या जो भी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स थे, मशीन्स थी या लेबर थी, क्या वो जो न्यू LED प्रोडक्ट आ रहा है उसमें यूज़ किया जा सकता है? तो मैक्सिमम उसका यूज़ होना चाहिए ताकि आपको न्यू प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम पड़े। दैट इज़ द इफेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। फिर उसकी पैकेजिंग आप ऐसे रखो कि मीन्स वो जो है, एक तो पैकेजिंग हैंडल करना, पैकेजिंग ऐसे रखो कि जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे, और सेकेंड थिंग उसको हैंडल करना ईजी रहे। थर्ड, वो काफ़ी जो है अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए। जैसे कि आप देखते हो ना दिवाली वगैरह पर जब बर्थडे गिफ्ट्स होते हैं या कुरकुरे होते हैं, तो कुरकुरे तो सिंपल है, पर दिवाली पर उसकी पैकेजिंग इतनी शानदार होती है। मीन्स पैकेजिंग का डिज़ाइन ऐसा होता है कि आप जो कुरकुरे कोई नहीं भी खाता वो भी उस पैकेट को ले लेता है।
चॉकलेट्स ऐसे डिज़ाइनिंग पैकेजिंग में किया होता है। तो मीन्स पैकेजिंग ऐसी हो कि कस्टमर जो है उसको प्रोडक्ट पसंद आए ना आए तब भी उस पैकेजिंग, ड्यू टू दैट पैकेजिंग भी वो बाय कर ले। तो दीज आर द फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहले तो जब भी आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करोगे तो कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे? कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसी है और कन्वीनियंट होना चाहिए, और आप फंक्शन और फॉर्म में ट्रेड ऑफ रखोगे। ऐसा नहीं है क्वालिटी तो बहुत है बट वो दिखने में भी अच्छा नहीं है। कैसा टाइप ऑफ मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो, कौन से मेथड्स इक्विपमेंट अवेलेबल है, कॉस्ट प्राइस रेशो आप देखोगे, क्वालिटी कितनी रखनी है, उसकी प्रोसेस की कैपेबिलिटी एग्जिस्टिंग कंपनी में कितनी है, या उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, जो इक्विपमेंट है क्या यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और पैकेजिंग कैसे रखनी है। तो दीज आर फैक्टर विच इज़ इन्फ्लुएंसिंग वाइल यू आर डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट। किसी अच्छे प्रोडक्ट डिज़ाइन के क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन किन किन नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, या उसमें क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या उसके फीचर्स होने चाहिए? क्या फीचर्स होने चाहिए? जब भी आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो तो वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना, मीन्स वैसी परफॉर्मेंस दे जो कस्टमर चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइक को डिज़ाइन करते हो तो ऑब्वियसली कस्टमर क्या चाहता है कि फर्स्ट किक में ही स्टार्ट हो जाए, उसकी मैक्सिमम स्पीड हो, इंजन जो है वो अच्छा पावर दे और फ्यूल कंजम्पशन जो है कम से कम हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे प्रोडक्ट डिज़ाइन में। सेकंड, दिखने में भी अच्छा हो, अपीयरेंस बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे एप्पल है वो अपीयरेंस पे बहुत काम करता है, उसके सभी प्रोडक्ट्स के वो दूर से ही पता चल जाता है कि आपने आईफोन पकड़ा हुआ है। फिर आ गया रिलायबिलिटी। देखो ये तीनों साथ में पढ़ने हैं, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। आपको स्पेयर्स मैनेजमेंट में करवाया क्वेश्चन करवाया है, जहाँ पर मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मीन टाइम बिटवीन रिपेयर मैंने समझाया था, तो वो ही है यहाँ पर। ठीक है, नहीं किया तो अब स्पेयर्स मैनेज जो आपका लास्ट चैप्टर है जब हम करेंगे उसमें करेंगे, जिनको भूल गया है थोड़ा सा बता देती हूँ। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो कितनी देर बाद फेल होगा। मीन्स ये पेन है, अगर इसका रिलायबिलिटी 2 ईयर्स है, मतलब 2 ईयर्स आप कितना भी चलाओ ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो रिलायबिलिटी इसकी ज़्यादा है। तो मीन टाइम जो है इसका जितना ज़्यादा होगा, मीन टाइम जितना ज़्यादा होगा, इट मीन्स ये उतना रिलायबल है प्रोडक्ट आपका। अगर रिलायबिलिटी देखेंगे कितनी है, अगर किसी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी ज़्यादा है, प्रोडक्ट डिज़ाइन में कि रिलायबिलिटी इसकी इतनी रहेगी, तो वो अच्छा प्रोडक्ट होगा। मेंटेनेबिलिटी, अगर ये प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो इसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। तो मान लो ये फेल हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो रिपेयर करने में इसको 5 मिनट्स लगते हैं। और ऐसे ही एक पेन है, इसमें दिक्कत आ गई तो इसको रिपेयर करने में 1 आवर लगता है। तो बताओ मेंटेनेबिलिटी किसकी अच्छी है? ऑब्वियसली इसकी। जिसकी मेंटेनेबिलिटी जो मीन है वो कम होगा वो अच्छा प्रोडक्ट होगा। रिलायबिलिटी जिसका मीन हाई होगा वो अच्छा होगा। समझ आ गई? तो रिलायबिलिटी का मतलब कि कितना मीन टाइम लगता है उसको फेल होने में, ये मीन टाइम उसको मेंटेन करने में कितना टाइम लगता है। ये जितना कम होगा अच्छा है, ये जितना ज़्यादा होगा अच्छा है। इन दोनों का एवरेज ले लो, दैट इज़ कॉल्ड अवेलेबिलिटी। उसको क्या बोलते हैं? अवेलेबिलिटी। जिस प्रोडक्ट क्या फीचर होना चाहिए, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। मेंटेनेबिलिटी मीन्स उसको कितना टाइम लगता है दोबारा से रिस्टोर करने में, वो कितना है, वो कम हो तो अच्छा होना चाहिए। इन दोनों का मीन टाइम, अगर आपकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, मेंटेनेबिलिटी कम है, तो आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। इस पे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया हुआ है। और क्या मीन्स उसमें खास होना चाहिए किसी भी अच्छे प्रोडक्ट के डिज़ाइन में, वो इजीली प्रोड्यूस किया जा सकता हो, ऐसी टेक्निक्स, ऐसे प्रोसेसेस अवेलेबल हों जिससे उसको जो है इजीली प्रोड्यूस किया जा सके। और सिंप्लीफिकेशन मीन कि उसमें कम से कम पार्ट्स लगे, ऐसे फीचर्स हों, एक ही पार्ट जो है सभी जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता हो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, डिज़ाइन सिंप्लीफाई होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड मीन्स जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनके साथ उसका डिज़ाइन मैच करता हो, ताकि एग्जिस्टिंग जो इक्विपमेंट्स हैं, मैन्स हैं, लेबर है, उसको हम यूज़ कर पाएँ। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन सा मटेरियल कितना कितना यूज़ होगा, या ये जो प्रोडक्ट है वो कितना इसका वॉल्यूम होगा, कितना वेट होगा, मीन्स एवरीथिंग उसके बारे में बताना, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कंपनी है वो एक ही टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है, हो सकता है कि वो कंपनी जो है
कोई सेल वगैरह बनाती हो, उसमें भी सेम मटेरियल यूज़ होता है जो इस पेन में यूज़ होता है। अब इस पेन का जो मटेरियल है वो बाहर से भी बाय किया जा सकता है, और जो इनका दूसरा यूनिट है जो सेल बनाता है वो सेम मटेरियल को प्रोड्यूस करता है, उससे भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस मटेरियल को। लेकिन जब उससे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस करके फिर उसमें ये मटेरियल लगाया जा सकता है। मीन्स ऑल्टरनेटिव है, इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है उसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो माइट भी आपने मेक एंड बाय के जो डिसीजंस होते थे ना, उसमें कॉस्टिंग में ये पड़ा होगा। तो स्पेसिफिकेशंस वहाँ प्रोडक्ट डिज़ाइन में ही बताया जाना चाहिए कि इसमें अगर ये वाला मटेरियल नहीं तो दूसरा कौन सा मटेरियल यूज़ हो सकता है और उसका इसकी क्वालिटी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होना चाहिए कि अगर एक मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो दूसरा हम जो है वो कितना यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स इन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन लार्ज वॉल्यूम इज़ प्रोवाइडेड बाय अप्रोप्रिएट स्पेसिफिकेशन ऑफ टॉलरेंस। कितना टॉलरेंस हम ले सकते हैं कि कितना इसमें चेंज कर सकते हैं। मान लो इसमें जो भी ये वाला पार्ट यूज़ होता है, ये नीचे हो रहा है, ठीक है, नीचे हो रहा है और इसमें एक लाइट जलती है, तो हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग हमारी कंपनी है उसमें ये पार्ट जो है वो इस मटेरियल का नहीं मिलता। बाकी ऊपर का मटेरियल तो ठीक है, ये वाला पार्ट इस मटेरियल का नहीं है, ये थोड़ा से हल्के मटेरियल का मिलता है। तो डिज़ाइन में होना चाहिए कि कितना हम जो है टॉलरेंस रख सकते हैं कि इसको कितना हम चेंज कर सकते हैं, तो वो ये प्रोवाइड किया ये जो है वहाँ पर स्पेसिफाई किया होना चाहिए। तो स्पेसिफिकेशन। और लास्ट वन क्या फीचर है, जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करने में सेफ़ होना चाहिए। मैं आपको बात बताती हूँ कि मैंने एक कैंट का आरओ जो है बाय किया था, ठीक है, नीड्स को सेटिस्फाई करता था, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता था, एंड हो सकता है कि जो वो कंपनी जो आरओ बनाती थी या कोई और भी अपने अप्लायंसेस बनाती थी वो सेम इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करती हो। बट थिंग इज़ दैट कि वो जो आरओ था, मैं आपको बताती हूँ कि जो वो आरओ था जब वो फिट किया जाता था, वॉल में फिट किया जाता था, तो उसके बैक में ऐसे दो पॉइंट्स होते थे, इसको जो है नेल्स में फिट कर दिया जाता था। अब क्या होता था, जब इसमें पानी फिल होता था ना तो पीछे इसकी जो बॉडी थी, यहाँ पर इसको टांगा होता था हमने वॉल पर, तो इसमें क्रैक आ जाते थे। अब क्रैक आने से क्या हो गया कि वन डे तो मैं किचन में घुसी और एकदम से वो गिरा, और थैंक गॉड मेरे पैर पर नहीं गिरा, जब मेरे सर पर नहीं गिरा। मीन्स आपका डिज़ाइन ठीक है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मटेरियल को भी चेंज कर दिया, बट आपने ये तो देखा ही नहीं कि इसमें अगर इतना पानी जो है इतनी देर तक रहेगा तो इसके बैक में जो बॉडी है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इससे ऐसा होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट यूज़ करने में भी सेफ़ होना चाहिए। समटाइम्स आप देखते हो कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उनकी जो कॉर्नर्स होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, तो जिससे कि जो कस्टमर है उसको कुछ हो सकता है कि कुछ ना कुछ हार्म हो उसको। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आपने डिज़ाइन बनाया वो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर उसको सेफली यूज़ कर पाए। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक प्रोडक्ट डिज़ाइन में होने चाहिए। वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता होना चाहिए। सेकंड, उसकी लुक अच्छी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी, राइट, ये तीनों होनी चाहिए। सिंपल होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज मीन्स जो ऑलरेडी इक्विपमेंट यूज़ होने चाहिए, और स्पेसिफिकेशंस में जो टॉलरेंस बैंड है वो भी गिवन होना चाहिए और सेफ होना चाहिए यूज़ के लिए। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, प्रोसेस डिज़ाइन। अब प्रोडक्ट तो आपने डिज़ाइन कर लिया, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए या ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। अरे इसको बनाने के लिए प्रोसेस भी तो चाहिए। अब इसको बनाने के लिए, इसको असेंबल करने के लिए कितनी मशीनरी लगेगी, कितने लेबर लगेंगे, जो प्रोसेस है वो कैसा रहेगा, सेलुलर रहेगा, असेंबली लाइन रहेगा, रेपिटेटिव रहेगा, कैसा रहेगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मीन्स प्रोसेस डिज़ाइन किसके साथ कंसर्न्ड होता है कि कितने सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड होंगे इस प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को अचीव करने के लिए। इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को अचीव करने के लिए आपको जो है कितने ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करने पड़ेंगे वो डिसाइड करोगे। ऑब्वियसली अगर वैसे ही देखें तो सबसे पहले तो इसके इक्विपमेंट्स जो हैं वो बनेंगे, फिर इसकी असेंबली होगी, फिर इसको टेस्ट किया जाएगा, फिर इसकी पैकेजिंग होगी, राइट। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड करता है कि कितने ऑपरेशन इस पे कैरी आउट होने हैं। जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है दैट इज़ टोटली डिटरमाइंड बाय कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है। कुछ प्रोडक्ट जो है बड़ी सिंपल होते हैं, कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब कार को बनाने के लिए या बिस्किट को बनाने के लिए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी डिफरेंट होंगे। तो आपका प्रोडक्ट कैसा है, मटीरियल आप कैसा यूज़ कर रहे हो, अगर
मटेरियल जो है वो ऐसा है कि वो काफ़ी डेंजरस मटेरियल है, तो वहाँ मशीन्स लगाओगे, आप वहाँ पर मेंस की इन्वॉल्वमेंट कम रखोगे। और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है, अगर तो लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है तो प्रोसेस डिफरेंट काइंड के होंगे, कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोसेस अलग टाइप के होंगे। एग्जिस्टिंग फिजिकल लेआउट और आपके प्लांट का फिजिकल लेआउट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोसेस का डिज़ाइन कैसा रखोगे। तो प्रोसेस डिज़ाइन अल्टीमेटली जो कंसर्न्ड होता है, कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग, सबसे पहले कि आपके प्रोडक्ट के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा आपका प्रोडक्ट है, आप कितना जो है प्रोडक्शन करोगे, आपके पास कितने टाइप की जो है इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, क्या आपको जो इक्विपमेंट चाहिए स्पेशल पर्पस चाहिए या जनरल पर्पस। देखा था ना हमने लेआउट में, जो जनरल पर्पस होता है तो उसमें तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, स्पेशल पर्पस मीन्स जॉब शॉप, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा। देन आपको जो कॉस्ट है, कितनी इक्विपमेंट और मशीन की कितनी कॉस्ट लगेगी, आपको किस टाइप के लेबर जो है रिक्वायर्ड होंगे, अगर तो जॉब शॉप है जो ज़्यादा स्किल लेबर रिक्वायर्ड होगी, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट वाला प्रोसेस है तो उसमें कम अनस्किल्ड भी चलेंगे। फिर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है उस पर कितना एक्सपेंस लगेगा, जो आपका प्रोसेस है वो कैपिटल इंटेंसिव होगा या लेबर इंटेंसिव होगा, मीन्स मशीन जैसे कार है उसमें जो पेंट होगा वो रोबोटिक आर्म्स के थ्रू होगा या आपके जो लेबर है उसके थ्रू आप पेंट करवाओगे, ये देखना पड़ेगा। कोई कंपोनेंट है मेक और बाय का डिसीजन मेकिंग करोगे, या मेथड ऑफ हैंडलिंग मटेरियल इकोनॉमिकली, कि आप अपने मटेरियल को कैसे इकोनॉमिकली मीन्स कम से कम जो है कह लो कोई कॉस्ट में और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे, उसके थ्रू आप हैंडल कर पाओ। तो ये जब आप प्रोसेस को डिज़ाइन करते हो तो उसमें ये इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। कुछ आप याद कर लेना, राइट, सारे तो नहीं याद रखें। फिर आफ्टर दैट हम प्रोसेस की प्लानिंग करते हैं। अब हमने देख लिया कि कैसे इक्विपमेंट लगेंगे, कितनी कॉस्ट आएगी, कैसा प्रोडक्ट है, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं और वो कैपिटल इंटेंसिव रहेगा या लेबर इंटेंसिव रहेगा, राइट, और हम जो मटेरियल है कैसे इकोनॉमिकली हैंडल कर सकते हैं। ये बातें ध्यान में रखते हुए फिर हम प्रोसेस की प्लानिंग करते हैं। अब प्रोसेस प्लान करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट बनेगा कैसे, हम प्रोसेस बनाएंगे कि कैसे प्रोडक्ट को बनना है, डिपेंड अपॉन टोटली ऑन कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। सबसे पहले जब आप प्रोसेस की प्लानिंग करते हो सबसे पहले देखोगे कि आपके प्रोडक्ट की कितनी वैरायटी बनेगी। अगर आपकी बेकरी शॉप है, आप कस्टमाइज्ड केक बनाते हो तो प्रोसेस अलग टाइप का रखोगे। कितनी वॉल्यूम निकलेगा, ऑब्वियसली लार्ज वॉल्यूम्स में तो नहीं, कम वॉल्यूम होगा तो उसके अकॉर्डिंग। डिग्री ऑफ इक्विपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, डिग्री ऑफ इक्विपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ ज़्यादा रखोगे जहाँ पर बहुत जल्दी डिज़ाइन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड, आपका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो प्रोसेस जो है आपका डिफरेंट टाइप का होगा, वॉल्यूम कम है तो आपका प्रोसेस डिफरेंट टाइप का होगा। तो किस टाइप के, जब भी आप प्रोसेस डिज़ाइन है 3 बातें ध्यान में रखनी है। प्रोसेस, अब प्रोसेस बनाने लगे हो, प्रोसेस को प्लान करने लगे हो, प्लानिंग मीन्स उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो 3 प्रोसेस स्ट्रैटेजी हमारी बेसिकली होती है। एक होती है प्रोसेस फोकस्ड, एक होती है रेपिटेटिव फोकस्ड, एक होती है प्रोडक्ट फोकस्ड। देखो 3 तरह की प्रोसेस स्ट्रैटेजी मीन्स आप प्रोसेस को ऐसे डिज़ाइन करो कि कम से कम कॉस्ट में और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आपका प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो जाए, जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स है, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है उनको मीट करते हुए आप प्रोडक्ट को जो है वो मैन्युफैक्चर कर दो। यही प्रोसेस की स्ट्रैटेजी रहेगी। ऑब्वियसली प्रोसेस को डिज़ाइन करने से पहले आप देखोगे कैसा आपका प्रोडक्ट है, कितना वॉल्यूम आपका बनना है और इक्विपमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी रखनी है। अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, राइट, वैरायटी आपको नहीं रखनी, इक्विपमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखनी, तो ऑब्वियसली आप एक बड़ी मशीन लेंगे और आप अपने प्रोडक्ट को जो है बनाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ये है कि आपको कस्टमर जैसे ऑर्डर करता है उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को आपको बनाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली आप बिग मशीन्स नहीं रखोगे, राइट। आप जो है आप जॉब शॉप मॉडल को यूज़ करोगे। यहाँ पर जो प्रोडक्ट, जैसे फर्नीचर का हम बताते हैं ना, कस्टमर बताता है कि हमारा चेयर ऐसा होना चाहिए, इसमें ये फीचर होने चाहिए, ये फीचर होने चाहिए, तो अलग अलग टाइप की आपकी प्रोसेस स्ट्रैटेजी रहेगी। देखो आपकी प्रोसेस स्ट्रैटेजी टोटली डिपेंड अपॉन
देखो आपकी प्रोसेस स्ट्रैटेजी इज टोटली डिपेंड अपॉन आपका प्रोडक्ट कैसे है। जैसे फर्स्ट जो प्रोसेस स्ट्रैटेजी है वो है प्रोसेस फोकस्ड, मीन्स आप प्रोसेस पे फोकस कर रहे हो, आप प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर रहे हो। प्रोसेस पे फोकस्ड तब किया जाता है जब आपका प्रोडक्ट जो है वो कम वॉल्यूम में प्रोड्यूस होना है, लेकिन उसमें वैरायटी बहुत चाहिए। जैसे कि ये बेकरी शॉप होगी, वहाँ पर जो है कम वॉल्यूम में प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें वैरायटी कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें आपको इसी जो है वो मैं डायग्राम से समझा देती हूँ। तो बहुत 3 टाइप के जो है आपके पास चॉइसेस होती हैं प्रोसेस की, प्रोसेस फोकस्ड, रेपिटेटिव फोकस्ड, प्रोडक्ट फोकस्ड। अगर तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम है और यहाँ पर कैसी वैरायटी चाहिए, अगर आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा चाहिए लेकिन वॉल्यूम कम है, तो आप कौन सा प्रोसेस स्ट्रेटजी लोगे? प्रोसेस फोकस्ड लोगे। जैसे जॉब शॉप मॉडल हमने किया था। अगर आपका वैरायटी जो है वो मीडियम टाइप है और वॉल्यूम भी मीडियम टाइप है, तो रेपिटेटिव फोकस्ड। ये कहाँ पर होता है? जैसे असेंबली लाइन, कार आप मैन्युफैक्चर करते हो ना, कार में क्या होता है, थोड़ी वैरायटी आती है। कैसे वैरायटी आती है कि किसी कार का कलर जो है वो रेड होता है, किसी का ब्लैक होता है, राइट। किसी में विंडो ऑटोमेटिकली होती हैं, किसी में जो है वो मैनुअल होता है, दैट इज डिपेंड अपॉन। और ऐसे ही लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, तो लैपटॉप में भी किसी में 16 GB होता है, किसी में 256 GB होता है, किसी में ग्राफिक कार्ड होता है, किसी में ग्राफिक कार्ड मीन्स थोड़ा बहुत वेरिएशन नहीं चाहिए, ज़्यादा वेरिएशन नहीं, मीडियम टर्म वेरिएशन चाहिए। और उसका जो उतने टाइप के जो प्रोडक्ट होंगे वो भी उनका वॉल्यूम बहुत लार्ज नहीं होता, कम ही होता है। तो वहाँ पर आप रेपिटेटिव फोकस्ड प्रोसेस को यूज़ करोगे। फिर एक होता है प्रोडक्ट, मीन्स आप प्रोसेस पे फोकस नहीं कर रहे, आप प्रोडक्ट पे फोकस्ड कर रहे हो। जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है, उसने पेपर मिल है तो पेपर प्रोड्यूस करना है। हाँ, साइज़ चेंज हो सकता है ना कि इतने साइज़ का, बस आपको हाइट और विड्थ ही तो चेंज करनी है, क्वालिटी में थोड़ी कोई चेंज करना। बहुत ही माइनर सी वैरायटी होती है, बट उसको आपको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे स्टील हो गई, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ये सारे के सारे प्रोडक्ट फोकस्ड होते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि सीमेंट जो है एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा, बहुत ही कम वेरिएशंस होता है। यहाँ पर रेपिटेटिव में थोड़ा मीडियम टाइम वेरिएशन होता है वॉल्यूम। और अगर हम यहाँ पर प्रोसेस फोकस पे करें तो यहाँ पर बेकरी शॉप लिख लो, यहाँ पर राइट, यहाँ पर लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री लिख सकते हो। तो डिपेंड अपॉन आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोसेस स्ट्रेटजी बनाओगे। नेक्स्ट आ गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है कि प्रोडक्ट जब ओरिजिन हुआ और जब उसकी डेथ हुई, उसमें उसके जितना पीरियड होगा दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। जैसे ह्यूमन का होता है, ह्यूमन भी जो है पैदा होता है, फिर उसका जो है सबसे पहले वो क्या होता है, सबसे पहले उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो मैच्योर होता है, देन वो ओल्ड होता है। ऐसे ही प्रोडक्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसका ग्रोथ होता है, फिर वो प्रोडक्ट मैच्योर हो जाता है, फिर वो डिक्लाइन मीन्स ओल्ड मतलब डिक्लाइन, उसकी सेल डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। इस पर काफ़ी मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है CA निशा खत्री चैनल पर, वहाँ इसी चैनल पर भी आप देख सकते हो, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। पर यहाँ पर मैं आपको जल्दी बता देती हूँ क्या है। देखो, सबसे पहले आप टोटली डिपेंड अपॉन आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के टाइम अगर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट कर रहा है तो आपका इंट्रोडक्शन फेज़ जो है वो जल्दी पार हो जाएगा और जल्दी से वो ग्रोथ में आ जाएगा। डिज़ाइन अगर अच्छा होगा, उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हमने ऊपर देखे हैं कि मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, प्रोडक्टिबिलिटी, स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, तो आपकी ग्रोथ में आपको काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी हुई। यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, जहाँ पर कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपने डिज़ाइन किया है, बहुत ज़्यादा आपने खर्चा किया है, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की है, फिर लोग उसको, कस्टमर उसको जानने लगते हैं, तो वो ग्रोथ पकड़ता है। जब वो ग्रोथ पकड़ता है तो यहाँ पर आपकी जो है वो प्रॉफिट पर यूनिट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि अब आपको एडवर्टीजमेंट पर कम खर्चा करना है, अब आपका ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर हो चुका है और ज़्यादा नहीं करना, तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होने लगती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जितना कस्टमर्स की नीड है, सारे कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई हो चुका है, तो ये मैच्योरिटी, अब मैच्योरिटी पर वो कितनी देर टिका रहेगा, डिपेंड अपॉन कि अगर आप उसमें उस प्रोडक्ट में छोटे मोटे चेंजेस करते रहो। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोप होते हैं, जब बहुत सारी क्रीम्स होती है, वो छोटे मोटे उसमें चेंज करते रहते हैं, तो वो उसी लेवल पर मैच्योरिटी में क्या होता है कि सेल जो है उतने ही कस्टमर होती है, बट
सेल्स में अगर पहले 10%, ग्रोथ में क्या होता है कि पहले 10% इंक्रीमेंट था, फिर 20%, फिर 30%। मैच्योरिटी में क्या है कि एवरी ईयर 10% इंक्रीमेंट है, मैच्योर हो चुका है। अब सेल्स तो होती है लेकिन उसका इंक्रीमेंट क्या है, डिक्लाइनिंग है। अब पहले 10% होता था, अब 8%, 6%, 5%, मीन्स डिक्लाइनिंग में वो प्रोडक्ट जा रहा है। तो जब वो डिक्लाइन में जा रहा है, अगर उसमें कुछ प्रोडक्ट में आप डिज़ाइन में चेंज करके उसको रिफॉर्म कर सकते हो तो बेटर है। देन क्या होगा कि दोबारा से वो बैक स्टेज पे आ जाएगा, बैक स्टेज मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाएगा। तो डैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन कि आप अपने प्रोडक्ट में क्या क्या न्यू फीचर्स ला रहे हो, कितना उसको चेंजेस कर रहे हो, वो कितनी देर इन स्टेजेस पे रहेगा। यहाँ पर इंट्रोडक्शन पे कितनी देर रहेगा, ग्रोथ में कितनी देर रहेगा, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। जब डिक्लाइन हो जाता है, अगर आपका स्कोप नहीं है कि उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो उस प्रोडक्ट को वहाँ पर क्या किया कर दिया जाता है, उसका प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया जाता है। तो यही दिया हुआ है। जो वीडियो है इस पर, उसको आप डिटेल में देख लेना। नेक्स्ट, प्रोसेस सिलेक्शन, वही जो मैंने ऊपर बताया है कि कितनी टाइप के प्रोसेस होते हैं। अब आपको थोड़ा सा जहाँ पर जो प्रोसेस चॉइसेस हैं वो थोड़ी डिटेल में बताई हुई हैं, वही बायो प्रोसेस थोड़ा सा डिटेल में है। आपकी प्रोसेस चॉइस जो है वो बेसिकली आपके पास 5 प्रोसेस होते हैं, 5 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं। ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो प्रोसेस फोकस्ड हैं। दिस इज़ द प्रोसेस फोकस्ड, उसी को ही बताया गया है। देखो, प्रोसेस फोकस्ड अगर जॉब शॉप प्रोसेस है, जॉब शॉप प्रोसेस मीन्स वॉल्यूम कम है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसका एग्जांपल क्या है, जॉब शॉप प्रोसेस जो है, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे फर्नीचर आ गया कि आप कस्टमाइज्ड फर्नीचर बनाते हो, या केक वगैरह आ गया कि कस्टमाइज्ड केक बनाते हो, तो वो जॉब शॉप प्रोसेस में चला जाएगा। तो बैच फोकस्ड क्या होता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जैसे मैगजीन्स वगैरह बनती है, एक टाइप की मैगजीन वो एक ही बैच में निकलेगी, ठीक है। या आप बुक्स वगैरह प्रिंट कराते हो तो एक ही बैच में निकलेगा, तो वैरायटी भी है बट वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो बैच प्रोसेसिंग होगी। रेपिटेटिव प्रोसेस जैसे हमने ऊपर देखा कि वहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे हमने लैपटॉप की एग्जांपल ली या कार्स की एग्जांपल ली कि वैरायटी होती है, कस्टमाइजेशन होता है बट ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है, लेकिन वॉल्यूम बैच प्रोसेस के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है कि एक टाइप की कार्स काफ़ी ज़्यादा बनेंगी। वो मैगजीन तो एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, बट जहाँ पर जो कार बन रही है वो एक टाइप का कस्टमर नहीं है, वो बहुत सारे कस्टमर्स के लिए बनाई जाती है, तो वो हो गया आपका रेपिटेटिव फोकस। इसको ये सूटेबल होते हैं, जो रेपिटेटिव प्रोसेस है, मैन्युफैक्चर टू स्टॉक स्ट्रैटेजी, मैन्युफैक्चर कर दिया, स्टॉक बना दिया, फिर आप सेल करते हो, बट फिर भी आप ऑर्डर पर असेंबल भी करते हो और मास्ट कस्टमाइजेशन अगर चाहिए उसके लिए भी आप रेपिटेटिव फोकस जो है स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रेपिटेटिव में क्या होता है कि थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे कार की एग्जांपल ली कि मैनुअल रखना है, आपको ये कलर चाहिए, तो थोड़ा बहुत आपको चेंज कर सकते हो यहाँ पर। तो इसको लाइन प्रोसेस या प्रोडक्शन लाइन और असेंबली लाइन्स आप ये भी कह सकते हो, तो ये याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज़ में आ सकता है। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस जैसे बिस्किट इंडस्ट्री होगी, बिस्किट की फैक्ट्री होगी, ब्रेड की फैक्ट्री होगी, पेपर फैक्ट्री होगी, तो ये सब फैक्ट्रीज़ में जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, बहुत ही माइनर सा चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टील, शुगर, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, इन सब में जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ पर हाई वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम यूज़ होता है। रेपिटेटिव इसके कंपैरेटिवली कम वॉल्यूम है, इसमें कस्टमाइजेशन देखो जैसे जैसे नीचे आते जाओगे, यहाँ कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। यहाँ कस्टमाइजेशन है पर वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा है। रेपिटेटिव थोड़ा कस्टमाइजेशन है, वॉल्यूम ज़्यादा है। जहाँ बहुत ही कम कस्टमाइजेशन है बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और ये प्रोजेक्ट प्रोसेस है, इट इज़ इंटायरली डिफरेंट। इसमें क्या होता है कि यहाँ कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको वो प्रोडक्ट बना के देना है। बहुत ही कम वॉल्यूम, मीन्स एक ही टाइप के प्रोडक्ट पे काम होता है, प्रोजेक्ट वाइज होता है। आपको एक प्रोजेक्ट मिला, आप उस पर काम कर रहे हो, जैसे शिप बिल्डिंग वगैरह हो गया जिसमें हम फिक्स्ड लेआउट यूज़ करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट प्रोसेस हो गया आपका। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 3rd चैप्टर। एक बार फिर से देख लेते हैं, आइए। सबसे पहले प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में बात करना है। डिज़ाइन में आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी और प्रोडक्शन सिस्टम कैसा होगा, राइट। आफ्टर दैट, अरे कहाँ गया, क्या डिज़ाइन क्या करता है,
क्या एक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड होती है प्रोडक्ट डिज़ाइन में? आप नीड को ट्रांसलेट करते हो प्रोडक्ट में, आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिफाइन करते हो, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हो, क्वालिटी गोल्स देखते हो, कॉस्ट देखते हो कितना लगेगा, फिर उसका प्रोटोटाइप जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। रीज़न तो कुछ भी हो सकते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव रहना है, जब बहुत ज़्यादा वारंटी है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो सेफ़ नहीं है, या कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए? वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में रहना चाहती है, वो डिज़ायर्ड क्वालिटी, एक प्रोडक्ट क्वालिटी को अचीव करना चाहती है, कॉस्ट और टाइम को कम करना चाहती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना चाहती है, या इंश्योर करना चाहती है कि इसको ईजिली प्रोड्यूस किया जा सके। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं जब आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कन्वीनियंटली उसको यूज़ किया जा सकता है, और उसको दिखने में और उसके फंक्शन दोनों में ट्रेड ऑफ रहना चाहिए, कैसा मटेरियल यूज़ होगा, कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट और मेथड्स हैं, क्या जितना कॉस्ट लग रहा है उतना हम प्राइस चार्ज कर पाएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी, कितना टॉलरेंस बैंड रखेंगे, क्या एग्जिस्टिंग प्रोसेस कैपेबिलिटी उसको सपोर्ट करेंगी, या इफेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स है वो कितना, क्या उसका कौन सा मटेरियल, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किया जा सकता है, और उसकी पैकेजिंग कैसे रखेंगे। तो ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। किसी भी अच्छे प्रोडक्ट डिज़ाइन के कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, वो दिखने में अच्छा होगा, वो रिलायबल होगा, मेंटेनेबल होगा, इजीली प्रोड्यूसेबल होगा, सिंप्लीफाइड होगा, स्टैंडर्डाइज्ड होगा कि उस पर कॉस्ट कम से कम आएगी, उसके स्पेसिफिकेशन में थोड़ा बहुत टॉलरेंस बैंड होगा, और उसको यूज़ करना भी सेफ़ होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को डिज़ाइन किया जाता है। तो प्रोसेस जो है, जब आप प्रोसेस की प्लानिंग करते हो तो यहाँ पर आपने देखना है कि 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस स्ट्रैटेजी, प्रोसेस फोकस्ड होगी, रेपिटेटिव फोकस्ड होगी, या प्रोडक्ट फोकस्ड होगी। तो इस डायग्राम को आपने याद रखना है। वॉल्यूम जो है वो कम है बट वैरायटी ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट फोकस्ड प्रोसेस फोकस्ड होगा। इसमें 2 तरह के जो है प्रोसेसेस आते हैं, एक जॉब शॉप आता है, एक बैच आता है। फिर नेक्स्ट हो जाता है आपका रेपिटेटिव में वैरायटी कस्टमाइजेशन कम होता है बट वॉल्यूम भी कम होता है, मीन्स दोनों मीडियम होते हैं। फिर एक आता है आपका प्रोडक्ट फोकस्ड में आप लार्ज वॉल्यूम में जो है वो प्रोडक्ट को और कम वैरायटी रखते हो। तो यही आपके जो हैं यहाँ पर सिलेक्शन है, प्रोसेस सिलेक्शन, जो यहाँ पर डिटेल में दिए हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 3। चलिए अब ब्रेक लीजिए, इसके बाद करेंगे हम चैप्टर 4।